हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है और जैसे ही ये डेट नज़दीक आती जा रही है आईटीआर फाइलर्स की संख्या भी उसी स्पीड से बढ़ती जा रही है। लेकिन इस स्पीड में टैक्स पेयर कई बार बहुत सारे मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से कि उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में ऐसे 10 मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको आईटीआर फाइल करते समय अवॉइड करना है। नॉर्मली जब आईटीआर में आप मिस्टेक्स कर देते हो तो आपकी आईटीआर एक तो जल्दी प्रोसेसिंग में नहीं जाती है, यदि वो प्रोसेस हो भी जाती है तो आपके रिफंड होल्ड पे रखे जाते हैं, आपको जल्दी रिफंड इशू नहीं किए जाते हैं। और दोस्तों कई बार आपने अपनी आईटीआर में रिफंड क्लेम किया था लेकिन प्रोसेसिंग कई बार डिमांड के साथ हो सकती है। और इसके अलावा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे नोटिसेस भी इन मिस्टेक्स की वजह से आपको सर्व किए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट की नोटिसेस से और आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको ना आए, इसके लिए आपको ये 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है आईटीआर फाइल करते समय। तो सबसे पहली मिस्टेक्स होती है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन। तो नॉर्मली आईटीआर फाइल करने के लिए आपको एक सही आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना जरूरी होता है। तो आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है ये आप कैसे पता लगा सकते। तो आपको आना है incometax.gov.in की वेबसाइट पे और यहाँ पे आप इंडिविजुअल और एचयूएफ सेक्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस प्रोफेशन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉन रेजिडेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जितने भी टाइप्स के एसएससी हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन के लिए खुद ही यहाँ पे पोर्टल आपको बताता है कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। जैसे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है, आप सैलरीड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिटर्न्स और फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक सैलरी क्लास के पर्सन के ऊपर नॉर्मली यहाँ पे आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। अब आईटीआर 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो जिनकी की सैलरी और पेंशन से इनकम है +1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इसके बाद अदर सोर्सेस में जैसे कि सेविंग और एफडी की इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड की इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपीज तक। और यदि आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तो आप सेक्शन 112A में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके इन सब सोर्सेस से मिलाकर के टोटल 50 लाख रुपीस तक आती है इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी इन सब सारे सोर्सेस से आपकी इनकम है, लेकिन इसके अलावा आपका यदि कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की हो या फिर शेयर म्यूचुअल फंड्स को आपने बेचा, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चुका है 1,25,000 से ज़्यादा, या फिर कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने होल्ड किया हुआ है, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है, या फिर आपका जो है सेक्शन 194N में टीडीएस डिडक्टेड है जो कि टीडीएस ऑन बैंक कैश विड्रॉल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे कि आपके ऊपर ईएसओपी यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में कोई भी टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ है, कोई पेमेंट वगैरह किया गया है, या फिर कोई भी लॉसेस जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अब आईटीआर 2 जो है इंडिविजुअल के साथ साथ एचयूएफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अब इसके बाद यहाँ पे है आईटीआर 3। अब आईटीआर 3 आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होगा, मान लीजिए कि आपकी सैलरी पेंशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लेकिन साथ में आपको बिजनेस और प्रोफेशन की भी इनकम हो रखी है। लाइक आपका सेक्शन 194H में कोई बिजनेस रिसीट्स हुआ, उस पर टीडीएस कटा हुआ है, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग किए हुए हैं, इंट्राडे की ट्रेडिंग किए हुए हैं शेयर मार्केट में, तो उस प्रकार की जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको आपको आईटीआर 3 में रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि वो बिजनेस और प्रोफेशन हेड में ही टैक्सेबल होते हैं। और इसके अलावा कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो इन सब को मिला करके आपको आईटीआर 3 में इसकी रिपोर्टिंग करनी। और नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म आता है आईटीआर 4। ये भी इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है अदर देन एलएलपी। तो इसमें क्या होता है कि आप सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AE में अपनी रिपोर्टिंग आप इनकम की कर सकते हैं। इवन कि आपको सैलरी की इनकम हो रखी है, पेंशन हो या कोई भी हो, लेकिन आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से यदि इनकम हो रखी है तो आप आईटीआर 4 में भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। तो अब जनरली यहाँ पे गलती क्या होती है टैक्स पेयर से, अब मान लीजिए कि आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, आपकी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इनकम हो रखी है, या फिर क्रिप्टो में आपकी इनकम, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, इसमें आपके ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पे इस मिस्टेक की वजह से
आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है, या फिर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग जब होगी तो उस टाइम पे भी आपको इंक्वायरी या फिर एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जा सकता है, या फिर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में भी जा सकती है। और जो सेकेंड मिस्टेक्स होती है टैक्स पेयर के द्वारा, वो होती है कि सारी इनकम को आईटीआर में रिपोर्ट ना करना। अब जनरली ऐसा इसलिए होता है कि यदि इनकम को हाइड करेंगे तो टैक्सेस भी हमारे कम बनेंगे, लेकिन अब दोस्तों इनकम को हाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके पैन नंबर पे ये सारी ट्रांजेक्शन्स अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी हैं। इसलिए 26AS, AIS और TIS ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि आपकी वो सारी इनकम दिख जाती है जो कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में की हुई है। तो आप जब अपने AIS और TIS को ओपन करते हैं तो यहाँ पे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जिसको कि TIS भी कहते हैं, इसमें जो भी आपके ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड हैं इसको आपको आईटीआर में लेना कंपलसरी है। अब यहाँ पे जैसे सैलरी की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गई, और यदि कोई भी सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट्स में आपने सेल आउट किया हुआ है तो इस पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये सब आपको आईटीआर में लेना होता है। और कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो 100% सही हो। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल उससे आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सैलरी है तो फॉर्म 16 से आप कर लीजिए, और डिविडेंड की जो इनकम है ये आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से जो टैक्स P&L रिपोर्ट होता है उससे आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सेविंग बैंक और एफडी की इंटरेस्ट को आप बैंक स्टेटमेंट से टैली कर सकते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स को भी आप टैक्स P&L स्टेटमेंट से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर आप यदि 26AS को ओपन करते हैं तो आपकी कुछ इनकम ऐसी होती है ना जिसपे कि TDS डिडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो TDS आपकी डिडक्ट होती है, जो TDS डिपॉजिट होता है, तो ऐसी इनकम को आपको आईटीआर में लेना कंपलसरी है। यदि आप जिस इनकम पे TDS कटा है वो इनकम आप नहीं ले रहे हैं, या फिर उस इनकम को आप कम दिखा रहे हैं और TDS आप ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको इनकम को हाइड नहीं करना चाहिए, इनकम को अंडर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो इनकम आपकी रिपोर्टेड उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आईटीआर होनी चाहिए। और जो थर्ड मिस्टेक्स होती है आईटीआर में होती है कि आपकी जो फॉर्म 16 है और 26AS, AIS, TIS दोनों रिकनसाइल्ड नहीं होते। मतलब आपके फॉर्म 16 में इंफॉर्मेशन कुछ और है और आप AIS, TIS और 26AS को जब चेक करते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ और है। तो आईटीआर में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है वो आपकी फॉर्म 16 से 26AS, AIS, TIS से टोटली मैच करनी चाहिए, रिकनसाइल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है फॉर्म 16 और इसमें आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी टोटल कितनी आ रही है 818,926, और इसमें 80 CCD2 का कंट्रीब्यूशन जुड़ गया तो 882,608 ये टोटल क्या है सैलरी रिपोर्टेड है फॉर्म 16 में। और इस पर्टिकुलर सैलरी में से जितने भी डिडक्शंस वगैरह हैं माइनस होने के बाद जो यहाँ पे नेट जो टैक्सेस बन रहे हैं ये टैक्सेस डिपॉजिट हो गए 57,148 की। और इसके बाद जब 26AS और AIS, TIS को चेक किया गया तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्योंकि 26AS को जब हमने चेक किया तो यहाँ पे जो TDS का अमाउंट है वो तो सही है 57,148 का, लेकिन जो सैलरी यहाँ पे रिपोर्टेड है वो 265,184 का है। और TIS यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में आप देख सकते हो 265,184 है। तो यहाँ पे 26AS और TIS दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म 16 मैच नहीं कर रहा है। फॉर्म 16 में जो TDS है वो तो मैच कर रहा है लेकिन सैलरी मैच नहीं कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जब अपनी आईटीआर को फाइल करोगे तो आप सिर्फ क्या करोगे 265,184 को ही आप रिपोर्ट कर दोगे और अपनी आईटीआर को फाइल करोगे। यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंट ये जो TDS का अमाउंट है ना इसके अकॉर्डिंग इनकम को वो चेक करता है, क्योंकि यदि आप 265,184 पे यदि रिपोर्टिंग करते हो तो इसका मतलब कि आपकी आईटीआर क्या हो गई, नील हो गई। और नील की आईटीआर में आप 57,148 का TDS कभी भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो फॉर्म 16 है और जो 26AS और AIS है ये रिकनसाइल्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी इनकम भले ही कम दिख रही है लेकिन TDS तो मैच कर रहा है, इसलिए TDS जब मैच कर रहा है तो आपकी सैलरी भी क्या होनी चाहिए, फॉर्म 16 के अनुसार ही रिपोर्टेड होना चाहिए। और 4 मिस्टेक्स होती है इग्नोरिंग फॉरेन एसेट्स एंड इनकम। अब कोई इंडियन रेजिडेंट है वो US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है सिक्योरिटीज़ को, या फिर उससे डिविडेंड की इनकम उसको हो रही है,
या फिर उसने कोई सेविंग अकाउंट मेंटेन किया हो, उससे उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। ऐसे बहुत सारे इनकम जो कि आपको फॉरेन एसेट से हो रहे हैं। आपने हो सकता है यूएस स्टॉक्स को आपने सेल किया हो, उस पर आपको कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस प्रकार के जो भी आपके इनकम हो रहे हैं उसको आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे फॉरेन एसेट्स और इनकम के लिए शेड्यूल एफ ए जो कि आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में दिखता है, शेड्यूल फॉरेन एसेट्स, जो कि आपको अपडेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट मिस्टेक है क्लेमिंग फ्रॉडुलेंट एंड फेक डिडक्शंस। आईटीआर फाइल करते समय आपको ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही ऑप्शन मिलता है। अब न्यू टैक्स रिजिम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस अलाउंसेस नहीं मिलती हैं, और न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शंस अलाउड नहीं है या अलाउंसेस अलाउड नहीं है। लेकिन यदि फेक अलाउंसेस क्लेम किए जाते हैं या फिर डिडक्शंस 80 CCD 2 के फेक किए जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये तो होगी न्यू टैक्स रेजिम की बात। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जैसे HRA हो गया, होम लोन का डिडक्शन हो गया, 80C से 80U तक के डिडक्शंस जिसका कि कोई प्रूफ, कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन फेक तरीके से क्लेम यदि किया जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और यहाँ पे जो 6 है, नॉर्मली यहाँ पे आईटीआर फाइल करते समय आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जिस किसी भी ईयर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर ही फाइल होता है, उसकी असेसमेंट नेक्स्ट ईयर होती है। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो उसकी आईटीआर की फाइलिंग जो होगी वो 25-26 असेसमेंट ईयर की होगी। तो आप जब भी आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आईटीआर आपको फाइल करनी है। और 7th मिस्टेक्स जो होती है कि आपने आईटीआर को सबमिट कर दिया लेकिन आपने उसको ई वेरीफाई नहीं किया। तो आईटीआर को ई वेरीफाई करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 30 डेज होती है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द रिटर्न। तो उस 30 डेज के अंदर आप चाहें तो ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, आप सीपीसी बैंगलोर यूनिट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं, आप मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आपकी आईटीआर इनवैलिड मानी जाती है और आपके जो भी लॉसेस हैं, रिफंड वगैरह आपने क्लेम किया, वो सब कुछ आपका क्या हो जाता है, होल्ड पे हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे मिस्टेक होता है यूजिंग इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। अब नॉर्मली आईटीआर फाइल करते समय आपका एक बैंक जो है प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, उसमें जो डिटेल्स है बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है, और एक्टिव बैंक अकाउंट ये आपका एडेड होना चाहिए। यदि आईएफएससी कोड गलत है, अकाउंट नंबर भी गलत है या फिर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है तो ऐसे केस में आपका जो रिफंड होगा वो इशू नहीं किया जाएगा। इवन आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग उसमें भी डिले हो सकता है। नेक्स्ट मिस्टेक्स होती है कि टैक्स पेयर्स अपने सारे बैंक अकाउंट को, इवन चाहे इंडिया में हो या फिर फॉरेन में हो, उसको ऐड नहीं करते, सिर्फ 1 या 2 अकाउंट ऐड करते। लेकिन दोस्तों अब ये कंपलसरी हो चुका है कि आप आईटीआर फाइल करने से पहले ये इंश्योर करें कि आपका सारा बैंक पोर्टल पे ऐडेड होना चाहिए। हाँ, जो डोरमेंट अकाउंट है, इनएक्टिव अकाउंट है, जो डेड अकाउंट है, उसको यहाँ रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि आईटीआर फाइलिंग आफ्टर द ड्यू डेट। मैंने आपको शुरू में बताया कि 15 सितंबर 2025 लास्ट डेट है। यहाँ तक यदि आप अपनी आईटीआर को फाइल कर लेते हैं तो आप एक तो लेट फीस से बच जाते हैं, दूसरा होता है कि आपके जो भी लॉसेस हो रखे हैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में या फिर कोई प्रॉपर्टी में या फिर कोई भी लॉसेस है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखें, इसके अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर को फाइल करें, जल्दीबाजी में मिस्टेक्स करने से बचें। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।